नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कह सकते हैं कि सेनाएं अब सजने लगी हैं, या यूं कहें कि मैदान तो सज गया है, लेकिन सेनाएं भी अब उतरने के लिए पूरी तरह से वो मैदान में आ चुकी हैं, कमर कस चुकी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कहने के लिए बहुत मुद्दे हैं। विपक्ष की झोली में भी, विपक्ष के तरकश में भी बहुत तीर हैं, और विपक्ष के पास भी मुद्दों की बहुत भरमार है। और सत्ता पक्ष कहती है कि उसने 10 सालों में, बीते 10 सालों में जो देश की तस्वीर बदली है, वो उसकी सबसे बड़ी, इन लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन बहुत से राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दरअसल सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई है तो वो ब्रांड मोदी है। अक्सर आप सुनते हैं मोदी है तो मुमकिन है, और यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 साल में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कई बड़े मुद्दे जो बीजेपी के वैचारिक मुद्दे रहे, जब से बीजेपी का जन्म हुआ तब से बीजेपी के मुद्दे रहे, उन तमाम मुद्दों को बीजेपी डिलीवर करने में कामयाब रही। और इसीलिए एक तरफ यह कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं मोदी की गारंटी मतलब गारंटी के पूरे होने की गारंटी है। तो बहुत से लोग ये मानते हैं, राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि 2024 का चुनाव दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी लड़ने की जो तैयारी कर रही है, उसके पीछे बड़ा फैक्टर यही है कि नरेंद्र मोदी एक ब्रांड बन चुके हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पर है। हालांकि 10 साल किसी के लिए भी बड़ा लंबा अरसा होता है, और 10 साल तक कोई भी ब्रांड लगातार सरवाइव करे ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। राजनीति में 10 साल तक कोई राजनेता सत्ता में रहने के बाद भी लोकप्रियता के इस पैमाने पर हो, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब पैमानों पर खरे उतर रहे हैं, और इसीलिए ब्रांड मोदी के दम पर ही बीजेपी ये कह रही है कि अब की बार 400 पार, यानी एनडीए 400 पार होगा और बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें जीतेगी। तो आज दो टूक में हम इसी पर बात करेंगे। 2024 के चुनावों में मोदी फैक्टर कितना बड़ा मुद्दा है और कितना बड़ा फैक्टर है, और क्या ब्रांड मोदी इन चुनावों को एक बार फिर से डोमिनेट करेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। और आप जानते हैं कि आज ये वीकेंड का दो टूक है, और इसीलिए इस बार सिर्फ नेता नहीं बल्कि जनता भी बोलेगी। मेरे साथ देश की और दिल्ली के कुछ प्रबुद्ध नागरिक हैं और एक्टिव लोग हैं जो मतदाता भी हैं, साथ साथ बुद्धिजीवी हैं। जोरदार तालियां बजाइए आप अपने लिए, हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं। तो जनता जनार्दन है, और साथ साथ खास मेहमान परिचय करवा दूं, प्रेम शुक्ला जी हैं मेरे साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जोरदार तालियों से प्रेम शुक्ला जी का स्वागत करें। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी, अजीत दादा पवार की जो पार्टी है उसके प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इसके अलावा जो है एक और मेहमान राजकुमार भाटी जी हैं। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ दुष्यंत नागर जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है दुष्यंत नागर जी। और मेरे साथ विष्णु पाठक जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं विष्णु पाठक जी। और अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। आप सबका स्वागत, शुक्रिया आज दो टूक में जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रेम जी आपसे, अब की बार 370 पार, 400 पार, क्या ये ब्रांड मोदी की ताकत है जिसके दम पर आप एक बार फिर से जो है कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं? हालांकि पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से इंडी अलायंस में जो है गठबंधन हो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ब्रांड मोदी के लिए चुनौती भी बन सकता है। देखिए, उनको जो है इंडी अलायंस को अलायंस करने का अधिकार है, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब से राष्ट्रीय क्षितिज पर उदय हुआ है, चाहे 2014 का चुनाव हो, 2014 में जब 272 प्लस कहा गया, तब तमाम विपक्षी लोग और राजनीतिक विश्लेषक ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी तो कुछ राज्यों का दल है, राष्ट्रीय स्तर पर उसका अस्तित्व नहीं है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कभी 182 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी 272 प्लस का ख्वाब देख रही है, यह हकीकत में तब्दील नहीं होगा। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब जनादेश मांगा गया तो 282 सीटों का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने दिया। इसी तरह से जब पिछला चुनाव 2019 का याद कर लीजिए, 2019 के चुनाव में इससे ज़्यादा बेहतरीन गठबंधन हुए थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ था। महाराष्ट्र का गठबंधन आपको ध्यान ही है, दक्षिण के राज्यों में भी इनके गठबंधन के बहुत सारे साथी थे। इन सारे गठबंधनों के बावजूद
जब भारतीय जनता पार्टी ने 300 पार का नारा दिया तो लोगों ने कहा जब सपा बसपा का गठबंधन हो गया है तो जिस उत्तर प्रदेश से एनडीए को 73 सीटें मिली थी, वहां तो 1993 में जब सपा बसपा गठबंधन हुआ था तब जो है एक नारा लगा था, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक लिया गया था। अब तो निश्चित तौर पर विजय रथ रुक जाएगा, क्योंकि सपा बसपा दोनों सत्ता में भी, जब 93 गठबंधन था तब दोनों सत्ता में अकेले कभी आई नहीं थी, गठबंधन का प्रयोग हुआ नहीं था। इस बार बुआ बबुआ का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक देगा। लेकिन हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से 300 सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीतने में कामयाब हुई। इसी तरह आप जब 370 पार का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कश्मीर में अनुच्छेद 370 का विरोध करते हुए बलिदान हुए, उनको जो है श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ में 370 वोट बढ़ाएगा और 370 सीटों के पार भारतीय जनता पार्टी के विजय के स्कोर को ले जाएगा और 400 पार जो है वो एनडीए की सीटों की संख्या होगी। इसमें रंच मात्र भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो ये ब्रांड मोदी की ताकत है। अगर आप लोग निश्चित तौर 370 पर सीटें निश्चित तौर पर ब्रांड मोदी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अपराजेय संगठन खड़ा किया है, जिस तरह से कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है, जिस तरह से घर घर में बिजली पहुंची है, 13.5 करोड़ घरों में जो है हर घर नल से जल पहुंचा है, जिस तरह से 50 करोड़ लोगों को जो है आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मिला है, 4 करोड़ को आवास मिला है, 10 करोड़ को जो है वो रसोई गैस देकर जो है धुएं से मुक्ति का अनुष्ठान हुआ है। ये सारी योजनाएं जो हैं, जो आम आदमी की, याद है ना, 30 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 4 वर्षों में हो गए। और यही श्रीमान राजीव गांधी के कार्यकाल में कहा जाता था, स्वयं कहते थे कि 85% जो है वो रुपए जो हैं वो चले जाते हैं बिचौलियों के हाथ में, सिर्फ 15% रुपए में 15 पैसा जो है वो लाभार्थी के पास पहुंचता है। इसके अनुसार अगर आप जो है आंकड़ा लगा ले तो 25 लाख करोड़ बिचौलिए खा जाते हैं। आज 1 पैसा कोई बिचौलिया नहीं खा सकता। 30 लाख करोड़ अगर जनता के खाते में पहुंचना है तो बस क्लिक एक बार दबाया और जनता के खाते में पहुंच रहा है। तो जिस तरह का सुशासन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संस्थापित हुआ है, जनादेश निश्चित है। राजकुमार भाटी जी, जाहिर सी बात है पिछले चुनाव में भी कोई मानता नहीं था। पहले तो 2014 ही हमको याद है, कोई मानता नहीं था कि इस देश में 272 सीटें किसी एक पार्टी को मिल सकती हैं। उसके बाद कोई ये नहीं मानता था कि 300 सीटें बीजेपी अकेले जीत सकती है 2019 में। तो बीजेपी ने 272 का भी आंकड़ा पार किया 14 में, 303 का आंकड़ा पार किया 2019 में। अब बीजेपी कहती है 370 का। और फिर बात वही आती है, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी ने पहले भी जो है इस तरह के कारनामे करके दिखाए। तो आपको लगता है कि एक ब्रांड मोदी जो है इन चुनावों को डोमिनेट करेगा? नहीं, 2014 में जो चुनाव हुए थे उसमें तो देश की ज़्यादातर जनता मान रही थी, उम्मीद थी, क्योंकि वो चुनाव हुआ था कांग्रेस की सरकार के खिलाफ माहौल में। कांग्रेस सरकार के खिलाफ रोज़ाना घोटालों के आरोप लग रहे थे, रोज़ाना कुछ ना कुछ फाइलें खुल रही थी और मुकदमे दर्ज हो रहे थे। उनमें से कुछ बाद में फर्जी निकले, कोर्ट से ख़त्म हो गए, वो अलग बात है। लेकिन उस समय और कांग्रेस के जो मंत्री उस समय मीडिया के सामने बोलते थे तो बहुत अहंकार की भाषा बोलते थे, उससे भी जनता नाराज़ थी। बिल्कुल 2 टूक कह रहा हूँ, आपका 2 टूक कार्यक्रम है। ठीक है। अच्छा, 19 का जो चुनाव हुआ, 19वां चुनाव हुआ तिकड़म का। शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए। पुलवामा हमले के आज तक जांच नहीं हो पाई कि भाई RDX कहाँ से आया, उसमें बहुत सारे संदेह हैं लोगों को। और वो इस तरह के जो माहौल बना के लोगों को थोड़ा सा लोग उस भावना में बह गए, क्योंकि देश के नाम पे देश की जनता देश और धर्म के नाम पे एकदम खड़ी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब जो ये 2024 का चुनाव है, अब मुद्दे वाइज अगर आप देखें, मोदी सरकार हर मुद्दे पर फेल है, जो असली मुद्दे हैं। फर्जी हवा भरी जाती है गुब्बारे में, फर्जी बातें बता के। किसी ने 80 करोड़ के लिए राशन की मांग तो नहीं की थी। नए देश चाहता कि फ्री का राशन दिया जाए, लोगों को काम दो, लोगों की जेब भरो ताकि वो खुद राशन खरीद के खा सकें। उन्हें भिखारी क्यों बना रहे हो? अब आपने शुरुआत की मोदी की गारंटी से,
अगर माननीय मोदी जी के पास कोई गारंटी है तो इन किसानों को क्यों नहीं देते जो बॉर्डर पे बैठे हैं? 700 किसान शहीद हो गए, 13 महीने तक भूखे प्यासे सर्दी गर्मी बरसात में सड़कों पे बैठ रहे, गारंटी तो मांग रहे हैं। एमएसपी की गारंटी दे दो। आपने कहा पूरे विश्व में डंका बज रहा है और लोग भी कह रहे हैं। भारतीय पासपोर्ट 85वें नंबर पे पहुंच गया, 85। भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। पर कैपिटा कहते हैं अर्थव्यवस्था भारत की बहुत ऊंची हो गई, पर कैपिटा इनकम में हम 142वें नंबर पे हैं। भारत का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारे ऊपर 200 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। जब मोदी जी आए थे 55 लाख करोड़ का कर्जा था, और आज भारत की जीडीपी 200 लाख करोड़ नहीं है, जीडीपी से ज्यादा कर्जा हो गया। यानी हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी है टोटल, उससे ज्यादा हम कर्जदार हो गए। देश में जो आज बच्चा पैदा हो रहा है 1.5 लाख का कर्जा लेके पैदा हो रहा है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल कहां पहुंच गए, रुपए की कीमत लगातार गिर रही है। मोदी जी ने वादा किया था 2014 में, काला धन लेके आऊंगा, काले धन जिनका जमा है उनकी सूची उजागर करूंगा, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करूंगा। क्या एक नाम आपको बताया गया किसका काला धन है? क्या 1 रुपया काला धन आया? स्विस बैंकों में काला धन डबल हो गया है। लेकिन मैं एक बात यहां सिर्फ कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है वो बात मैंने 2 टूक के अलावा मैंने कहीं नहीं सुनी, इसलिए मैं 2 टूक, आपने कहा मेरा कार्यक्रम 2 टूक का तो मैं 2 टूक बात करता हूं। ये जो बार बार 700 किसानों की मौत हुई है जो कहा जाता है ना सर, मुझे नहीं मालूम आपने 700 किसानों की लिस्ट देखी है नहीं देखी है। मैंने उस 700 किसानों की लिस्ट देखी है जिसको ये कहा जाता है कि 700 किसानों को मार दिया गया। मैंने वो किसान संगठनों से लिस्ट मंगाई और उसके बाद मैंने किसान संगठनों से उस पर डिबेट करी है। आपको मालूम है 700 की लिस्ट में 18 साल का एक स्टूडेंट भी है। आपको मालूम है 700 की लिस्ट में 19 साल का एक स्टूडेंट भी है, 10वीं पढ़ने वाला, 12वीं क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट है। और ज्यादातर किसानों की मौत का कारण यह लिखा गया है कि वो किसी अज्ञात बीमारी से मारे गए। अज्ञात बीमारी से। मैं बोलूं? सर एक मिनट, आप बिल्कुल, मैं आपको मौका दूंगा। और वो अज्ञात बीमारी उस समय कौन सी थी ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उस समय अज्ञात बीमारी कोरोना थी। और मैं आपको यह भी याद दिला दूं, यह भी याद दिला रहा हूं मैं आपको, कि उस समय जब अज्ञात बीमारी की बात हुई थी और यह कहा गया था कि यहां कोरोना फैला है, आप लोग अभी मत बैठिए, भीड़ मत जुटाइए, तो यही किसान नेताओं ने कहा था कि ये कोरोना वोरोना बकवास है, देश में कोई कोरोना नहीं है, ये हमारे आंदोलन को विफल करने के लिए कोरोना को क्रिएट कर दिया गया। ये सब चीजें फैक्ट है सर, 2 टूक बात होती है, इसलिए मैंने 2 टूक बात रखी, बाकी आप अपनी बात रखिए। जी अशोक जी, आप देश की राजधानी में बैठे हैं महानगर में, मैं गांव से आता हूं, मेरे घर में खेती होती है, मैंने खुद अपने हाथ से हल चलाया खेत में। गांव में जब किसान खेती करता है नहीं, किसान की पत्नी भी खेत में काम कर रही होती है, उसका 5 साल का बच्चा भी खेत में काम कर रहा होता है, उसका पूरा परिवार, उसका 80 साल का वृद्ध भी खेत में काम कर रहा होता है। तब तो कोई आप ऐतराज नहीं करते किसान के 5 साल के बच्चे को क्यों मेहनत कराई जा रही है? किसान को कुछ राहत दो। एक मिनट जो आपने सवाल उठाया, किसान 18 साल का अगर स्टूडेंट है, वो किसान का बेटा है, तो वो अपने बाप के साथ उसके मुद्दों के समर्थन में क्यों नहीं सड़क पे आएगा? इसमें कौन सा गुनाह है? वो उस लिस्ट में इस देश में, जब मैं बता देता हूं, एक मिनट, 2 वाक्य बोलने दो मुझे 2 वाक्य बोलने दो। एक मिनट, उसका मेरे 2 वाक्य अगला फैक्ट भी सुन लीजिए ना। उस 18 साल के 12वीं के स्टूडेंट की मौत कैसे हुई? उसकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं, अगर आप कहें तो मैं लिस्ट लेकर आऊं, मेरे दफ्तर में पूरी लिस्ट पड़ी है। उस 12वीं क्लास के बच्चे की मौत कैसे, उसका कारण लिखा है, मौत हुई, बाइक का एक्सीडेंट हुआ, और आप कहते हैं किसान मारे गए। तो मुझे इससे ऐतराज नहीं है कि 12वीं का बच्चा किसान हो सकता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं उसकी मौत का कारण आप क्या दे रहे हैं? आप खुद कह रहे हैं बाइक एक्सीडेंट हुआ। 700 आपने कहा, 700 ना मारे गए, 70 मारे गए, 70। अब आप बिल्कुल, अब आप आइए, एग्जैक्टली, अगर एक अब आप आइए, बिल्कुल, अब आप पॉइंट पर आए, अब आप पॉइंट पर, उसमें उससे मैं भी सहमत हूं। 2 वाक्य बोलना, कृपया 2 वाक्य। केवल अगर एक किसान की भी मौत हुई है तो वो भी तो दुखदाई है, बिल्कुल, उससे चिंता की बात है, उससे मैं। लेकिन अशोक जी, इस देश में वर्तमान माहौल क्या है? किसान के मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं करेगा, उनके अस्तित्व में सवाल उठाएंगे। कौन किसान है जो जींस पहनता है? कौन किसान है जो पिज्जा खाता है? कौन किसान है जो कार में चलता है? किस किसान के पास इतने महंगे महंगे ट्रैक्टर हैं? अजीब बात है, किसान आंदोलन करें तो ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है। स्टूडेंट आंदोलन करें तो ये शहरी नक्सल हैं। ये वो क्या है, तोड़ो गैंग, क्या है, टुकड़े गैंग है। ये अजीब माहौल देश में। चलिए ठीक है, जनता के विरोध में ही बोल रहे हैं। आपने जो बात, दूसरी बात की, उससे मैं सहमत हूं, एक भी मौत हो तो वो बात, लेकिन मैंने सिर्फ ये कहा
कि मैं दो टूक बात करता हूं, इसलिए फैक्ट पे बात करता हूं। 700 किसानों की मौत की जो बार बार बात की जाती है, बार बार जो नैरेटिव दिया जाता है, 700 किसानों की आंकड़ा वो फेक है, वो झूठ है। आप एक किसान कहिए, 70 कहिए, मैं मानूंगा और उस पर मैं जरूर डिबेट करूंगा, लेकिन 700 की बात वो पूरी तरह से फेक है। बृजमोहन जी, आपको बहुत लंबे अरसे तक, क्योंकि आप एनसीपी में रहे, शरद पवार जी के बहुत करीबी रहे, आपको एक लंबे अरसे तक लोगों ने देखा मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए। अब आप खुद उस तरफ जो हैं, आप जो है उस एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, क्या लगता है आपको, क्या मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर आए, या फिर जो है आपको लगता है ब्रांड मोदी, क्योंकि आप अक्सर ब्रांड मोदी की भी बात करते हैं, या फिर जैसा कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि भाई आप लोगों को जो है कई सारे ईडी के केसेस थे, इसलिए उससे डर के आप इधर आ गए? अशोक जी, देखिए, सबसे पहले तो आपने जो आखिर में बोला मैं उसको स्पष्ट कर दूं। हम लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसके डर से कोई नहीं आया। ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव था जो बनाया गया था, जिसमें ये कहा जाता था कि इन लोगों के खिलाफ इस प्रकार के प्रकरण हैं। लेकिन हकीकत यह कि देश की किसी भी जांच एजेंसी के पास इन सारे नेताओं के खिलाफ कोई ऐसा केस रजिस्टर्ड नहीं है जिस पर कि कार्रवाई चल रही हो। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। मुद्दा क्या था, हम लोग लगातार इस बात को हमारी पार्टी में चर्चा भी कर रहे थे, क्योंकि जनता के बीच में जब हम लोग जाते थे, लोगों से जब बातचीत करते थे, तो वहाँ हमको ऐसा लगता था कि लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से और उनकी कार्यशैली से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और हम लोग लगातार अपने यहाँ पे भी इस बात को करते थे कि अगर हम लोगों को मेन स्ट्रीम पे रहना है और यदि देश की जो राजनीति है उसके साथ अगर हम लोगों को काम करना है, तो हम लोगों को कोई फैसला लेना पड़ेगा। और उसी फैसले के तहत हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम लोग एनडीए में साथ काम करें। अब इसका मूल कारण क्या है? जब मैं एक मतदाता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को या एनडीए की सरकार को देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो सरकार है जो जनता के प्रति किए गए वायदों को बहुत ईमानदारी से क्रियान्वित करना चाहती है। और यही एक कारण है कि इसको लेकर जनता के बीच में एक इस प्रकार की एक भावना है कि अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार होगी तो वो आम आदमी के बारे में सोचेगी और एक आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम करेगी। लेकिन अभी राजकुमार भाटी जी ने कहा कि आम आदमी को तो इस सरकार में कुछ मिला ही नहीं। वो कह रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ी है, जो है बेरोजगारी बढ़ी है, ऐसे तमाम उन्होंने आंकड़े गिरा दिए। वो कह रहे हैं आम आदमी को इस सरकार में कुछ नहीं मिला। अशोक जी, मैं सोचता हूं कि शायद इस मामले में विपक्ष को एक बार पीछे भी देखना चाहिए। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर लगातार 2019 से कई चुनाव ऐसे हुए जहां पर कि इन्हीं मुद्दों को जनता के सामने रखकर इन लोगों ने वोट मांगे हैं, लेकिन जनता ने हर बार इनको निराश किया है। लेकिन आज भी ये उन्हीं मुद्दों को जनता के सामने रख के फिर से बात करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष पूरी तौर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है इससे इतना ज़्यादा प्रभावित है, या ये कहिए कि उसका विवेक इतना क्षीण हो गया है कि वो उन्हीं मुद्दों को लेकर फिर से बात करना चाहते हैं जिन मुद्दों पे जनता पहले जवाब दे चुकी है। अभी दूसरा एक और जो कारण है, जैसे कि कल अभी एक INDIA में गठबंधन शुरू हो गया, उनमें जो सीट हैं उनका उनकी शेयरिंग भी होने लगी है। पर मुझे ऐसा लगता है ये सब बहुत कुछ अनमने मन से हो रहा है। इसके पीछे कोई इसके पीछे कोई बहुत जैसे ना विचार मंथन के बाद फैसला नहीं लिया जा रहा। इससे पहले आप रिस्पॉन्ड करें, मैं इससे भी बड़ी बात कह रहा हूं कि क्या अनमने मन से, क्या ये ब्रांड मोदी का फैक्टर है जिसके कारण ये तमाम लोग, क्योंकि मेरा आज का विषय जो है यही, और क्या ब्रांड मोदी था जिससे आप प्रभावित होकर आपको लगा कि मोदी है तो मुमकिन है, और अभी तो 10 साल हुए लेकिन अभी भी मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है आसमान पे, क्या ब्रांड मोदी इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर? देखिए, निश्चित रूप से चाहे हम उन्हें ब्रांड मोदी कह दें, चाहे हम ये कहें कि उनके ऊपर लोगों की आस्था इतनी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि इनका नेतृत्व ही देश को मजबूती दे पाएगा। देखिए, मुद्दा क्या है, आज हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 50 करोड़ है। आने वाले 25 साल बाद हम लोग 1 अरब 75 करोड़ के आसपास होंगे। तो प्रश्न उठता है कि उस समय देश के लिए योजना किसके पास है? कौन ये बात बता पा रहा है कि आने वाले 25 साल में हम अपने देश को कैसा बनाएंगे, यहाँ के लोगों के जीवन यापन को या जीवन स्तर को उठाने के लिए हम क्या क्या करेंगे? ये अगर ब्लूप्रिंट की मैं बात करूं तो ये ब्लूप्रिंट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही दे रहे हैं, और वही इस मुद्दे पे चर्चा भी कर पा रहे हैं। जहाँ तक विपक्ष की बात है, INDI के में भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनमें से एक भी व्यक्ति देश के भविष्य के लिए, कि देश में वो क्या करेंगे, देश के नौजवानों के लिए क्या उनके पास योजना है, देश के विकास की या आर्थिक उन्नति के लिए क्या वो मुद्दे लेकर आए, इस पे वो चर्चा नहीं करते। वो एक मुद्दे पे चर्चा करते, मोदी हटाओ। ठीक है, मोदी हटाना, खाली मोदी हटाना सब कुछ नहीं है। ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि विपक्ष अक्सर कहता है कि मोदी हटाओ,
और यही बात ब्रांड मोदी की जब बात होती है तो बात ही होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो मेरा तीसरा टर्म होगा उसमें कुछ बड़े फैसले होंगे और तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। लेकिन जो अलायंस हो रहे हैं उसको लेकर बृजमोहन जी कह रहे हैं अनमने मन से हो रहा है, उस पर भाटी जी रिस्पॉन्ड भी करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा इस पर, क्योंकि फिर बात कर रहा हूं जो अलायंस हो रहे हैं अनमने मन से हो रहे हैं, मन से हो रहे हैं, ये तो नहीं हम कह सकते क्योंकि किसी के मन में झांकना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बड़ी बात तो यही है कि कहीं ना कहीं ब्रांड मोदी फैक्टर जरूर है जो विपक्ष को एक कर रहा है, और ये एक बड़ी बात है। मैं आऊंगा इस पर इस ब्रेक के बाद। तो दो टूक का विशेष देख रहे हैं और दो टूक विशेष में हम बात कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या ब्रांड मोदी एक बड़ा फैक्टर है और क्या मोदी है तो मुमकिन है, जो बार बार कहा जाता है, क्या 370 सीटें जीतना बीजेपी के लिए मुमकिन है? क्योंकि बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी के रूप में एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसमें लोगों का विश्वास है। ये तमाम चीजें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी अजीत दादा पाटिल की पार्टी के प्रवक्ता है, मेरे साथ राजकुमार भाटी जी है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दुष्यंत नागर जी मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, विष्णु पाठक है आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और मेरे साथ एक नई मेहमान कोमल रस्तोगी जी हैं जो कवित्री हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं। राजकुमार भाटी जी जल्दी से, वो कह रहे हैं कि अनमने मन से हो रहा है और शायद राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि मोदी के डर से आप लोग मिल रहे हैं। नहीं, आदरणीय बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने कहा कि एनसीपी के ऊपर कोई जांच नहीं है, कोई आरोप नहीं है। जो विपक्ष आरोप लगाता है भ्रष्टाचार के, वो गलत लगाता है। तो अब विपक्ष ने या हमने तो नेशनल करप्ट पार्टी का नेचुरल करप्ट पार्टी कहा नहीं था एनसीपी को, ये तो माननीय मोदी जी ने कहा था। और अजीत पवार चक्की पीसिंग ये तो हमने तो नहीं कहा था, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था। आरोप तो जो है बीजेपी की तरफ से, आप उसी बीजेपी के साथ आप हैं। तो ये तो लोगों को शक करने का अधिकार है कि आप डर की वजह से बीजेपी के साथ। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी प्रेम शुक्ला जी, मैं बिल्कुल आपको भी रिस्पॉन्ड देखिए, समाजवादी पार्टी के आदरणीय मुलायम सिंह यादव पर, अखिलेश यादव पर, डिंपल यादव पर बेहिसाबी संपत्ति का केस किसने किया था? कांग्रेस के विश्वनाथ चतुर्वेदी ने किया था। इस्तीफा जो है, त्यागपत्र जो है, जया बच्चन ने किसके कारण दिया था? कांग्रेस के आरोप पर दिया था। और श्रीमती सोनिया गांधी ने त्यागपत्र क्यों दिया था? मुलायम सिंह यादव के आरोप पर दिया था। अमर सिंह ने जो है तहलका को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हमने परमाणु समझौते पर जो समर्थन दिया वो सीबीआई के डंडे के कारण दिया था। तो भाई कृपा करके मुझे बता दीजिए सीबीआई का दुरुपयोग कौन कर रहा था? अमर सिंह क्या कह रहे थे? अमर सिंह क्या कह रहे थे? हम तो कभी नहीं कह रहे। लेकिन ये नहीं, मैं तो अमर सिंह का इंटरव्यू बता रहा हूं। मैं तो अमर सिंह का इंटरव्यू बता रहा हूं। ये किसकी वजह से समर्थन कर रहे हैं ये मुझे लगता है ये हाँ बृजमोहन जी, जवाब तो मुझे हाँ बिल्कुल बृजमोहन जी। हाँ देखिए कि मैं इस बात को फिर से एक बार कहता हूं कि कई बार हम लोग अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को, उसकी छवि को बिगाड़ने के लिए कई बार हम लोग पॉलिटिकल नैरेटिव पैदा करते हैं। कई बार हम ऐसे आरोप लगाते हैं जिनकी सत्यता नहीं होती है लेकिन आरोप लगते हैं। कई बार वो आरोप का जवाब ठीक ढंग से समय पे दे दिया जाए तो वो थम जाते हैं। कई बार जवाब नहीं देके अगर जब हम उसे नकार देते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं, तो वो आरोप फिर चलते रहते हैं। जब आदरणीय नरेंद्र, जैसा भी आपने कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने या इसके अलावा जो हमारी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगे, जब उनको हम लोगों ने स्पष्ट रूप से बताया कि जब आप कहते हैं 70,000 करोड़ की बात, तो उन 3 साल में आदरणीय अजीत दादा पवार जिस विभाग के मंत्री थे उसका बजट ही 13,000 करोड़ का था। तो 13,000 करोड़ में 70,000 का आरोप या भ्रष्टाचार हो कैसे सकता है? यानी कि मोदी जी झूठ बोल रहे थे। जब उनको नहीं उनको जो जानकारी दी गई थी, क्योंकि उनके भी पॉलिटिकल साथी है, उनको जो जानकारी दी गई तो उस आधार पर उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन जब हम लोगों ने अपनी बात रखी तो उनका बड़प्पन देखिए कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे शायद गलत जानकारी मिली थी, अब बताइए क्या करना है। उसके बाद से हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। और एनडीए को उन्होंने कहा क्या करना, आपने कहा कि हम लोग आपके साथ काम करना, हम आपके साथ आ जाते हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं।
ठीक है। नहीं, ये तो शिवसेना तो बाद में आई है। ये तो सरकार पहले गिर चुकी थी। ठीक है। ये ठीक है, मैं इस तरफ आता हूं क्योंकि बात अलायंस की भी चल रही है, और क्योंकि अलायंस में जो है सीट शेयरिंग अब बड़ी तेजी से होने लगी है। इतने समय तक जो है अटकाव था, रुकावटें थी, लेकिन अब जो है सीट शेयरिंग के लेकर इंडिया अलायंस की तरफ से अच्छी खबर आने वाली आ रही है लगातार। तो विष्णु पाठक जी, आप लोग भले ही कहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी, लेकिन सबको पता है डेमोक्रेसी तो देश में है, देश में ठीक है, डेमोक्रेसी की कोई बात नहीं है, लेकिन असली बात यह है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से डर के कारण जो है आप सब लोग, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी जिसका जन्म ही कांग्रेस के खिलाफ हुआ था, वो आम आदमी पार्टी जिसने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ गठन हुआ, वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जो कहते थे शरद पवार जी का जो है बैंक अकाउंट जो है स्विस बैंक अकाउंट खाता मेरे पास आ गया है, जो कहते थे कि सोनिया गांधी जी को जेल भेज देना चाहिए तब देश में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज आप लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार जी के साथ खड़े, तो कहीं ना कहीं मोदी का डर तो है। नहीं, तो मोदी जी को किन से डर है जो मोदी जी 38 पार्टियों का गठबंधन बना के चल रहे हैं? अगर मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए हैं, ये घोषणा कर दें मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं लेकिन मैं दावे के साथ ये बात कह के जाऊंगा आपके पास, ये घोषणा कर दें कि भारतीय जनता पार्टी अकेले देश में चुनाव लड़ेगी, तो आम आदमी पार्टी भी कल घोषणा कर दें कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, आप हिंदुस्तान को मोदी मैजिक और मोदी की गारंटी, आप मोदी की गारंटी पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? मोदी की गारंटी थी कि 2022 में किसान का इनकम डबल हो जाएगा। हुआ क्या? 2014 में 50 किलो का खाद का बोरी होता था, मैं किसान हूं, 50 किलो का डीएपी, यूरिया, पोटास खाद का बोरी होता था। 2019 के बीच में वो हो गया 45 किलो, अब नया रिसेंट में वो हो गया 40 किलो। किसान का इनकम दुगुना हो गया, 10 किलो खाद का बोरी में से गायब हो गया। ठीक है, मोदी जी की ये गारंटी है। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहां है रोजगार? अभी मैं दूसरे चैनल पे था आप ही के यहाँ, तो कह रहे हैं कि वो वहां पे अयोध्या में, ठीक बात है कि अयोध्या में मंदिर बना, वहां पे 10-20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या 140 करोड़ रुपए, 140 करोड़ आदमी में 10 हजार आदमी को रोजगार मिल गया, हो गया देश खुशहाल? मोदी जी की गारंटी आज तक पूरा क्या क्या हुई है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये पब्लिक को बताने में अभी तक वो मैं प्रेम जी से पूछता हूं, लेकिन आपने जो बात की, आपने कहा कि मैं आपको बताता हूं, हमको बता देने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान, मैं 1947 से पहले की बात करूंगा तो उस समय जो इनका संगठन था हिंदू महासभा या जो मुस्लिम लीग का गठबंधन, बंगाल और पंजाब। अभी भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में मौका देख के उन्होंने उनसे समर्थन किया था, टीडीपी से समर्थन किया था। इनका क्या उससे एलाइज है? दूसरी बात है कि अभी अजीत दादा पवार का एक दिन पहले बोलते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए लूट लिया, उसके बाद दूसरे दिन वो जाकर के डिप्टी सीएम बन जाते हैं, वो पवित्र हो जाता है। सॉरी नहीं, मैं सुनिए पाठक जी, सुनिए, आप जो तमाम बातें कह रहे हैं ना कि बीजेपी ऐसा करती थी, कांग्रेस, वो सब ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है, दर्शक मेरे सामने बैठे बताएंगे, जो ये कहते थे कि ये जो बीजेपी की जो आम आदमी, ये कांग्रेस की राजनीति है, उस राजनीति में बदलाव के लिए हम आए हैं, उस राजनीति से अलग राजनीति करने आए। अगर आपको यही राजनीति करनी थी तो आप आते, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं उस पर कायम हूं कि हम बदलाव के लिए आए हैं। कौन सा बदलाव? कांग्रेस के साथ जाके आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए अशोक जी कि बदलाव के लिए, बदलाव का मतलब क्या होता है कि हम लड़ते रहें, हम मान लीजिए कि जिनसे हमारी शिकायत रही, जिनसे हम असंतुष्ट हैं, उनसे लड़ते रहे, और बहुत बड़ा जो देश को जो एक तरफ से अडानी और अंबानी के गोद में बिठा दिया गया, उनके झोली में दिया जा रहा है, हम चुप रहे। ये देश हमारा है, ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे मोदी जी हो, उनका देश नहीं है। देश में जितना मोदी जी का उतना मेरा, उतना भाटी जी का भी है। मैं इस पर रिस्पॉन्स, हम इस पर डिसाइड करेंगे ना कि हमको इस बड़े डकैत को खत्म करने के लिए किससे हाथ मिलाना है। मैं इस पर रिस्पॉन्स दूंगा, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो वैसे तो सब जगह हो रही, लेकिन मेरे शो में भी हुई कि जब आम आदमी पार्टी के जो है नेता बोल रहे थे तो दुष्यंत जी तालियां बजा रहे थे, जो राहुल जी और मैं आ रहा हूं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, और बल्कि जब ये बोल रहे थे तो उन्होंने कहा मैं भी बोलूंगा इनकी बात में। तो अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक सुर में बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है देश की राजनीति बदल गई है। जिस बदलाव के लिए आप आए थे वो बदलाव तो दिख रहा है कि जिस कांग्रेस के विरोध में आप बने थे, आप उसका अभी देश के सामने मुंह आए एक समस्या के, देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, देश की जो, अब सर संविधान की बातें ना करिए सर। अभी सर चंडीगढ़ में ठीक है, चंडीगढ़ का मामला बिल्कुल गंभीर है, वो सवाल इनसे जरूर पूछना चाहिए। मैजिक वाला पार्टी, एक गारंटी वाला पार्टी, एक मेयर, मैं चंडीगढ़ जो आप कह रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा, मैं जरूर इनसे पूछूंगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन चंडीगढ़ में भी तो फिर वही बात होती है ना कि चंडीगढ़ में भी तो ये हुआ कि वहां पे बैलेट पेपर लूट लिए गए, और आप लोग कहते हो बैलेट पेपर से चुनाव ईवीएम के खिलाफ, लेकिन वो मुद्दा मैं आऊंगा, लेकिन आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, अब बदलाव मिलके करेंगे और सकारात्मक बदलाव करेंगे। आम आदमी पार्टी का देखिए एक योगदान भारत की नई राजनीति में नए लोगों को मौका देने का है, ये हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा।
और ये अगर सभी राजनीतिक दल इसको अपने एजेंडे में शामिल करें तो बढ़िया होगा। दूसरा, मैं ब्रांड मोदी पे कहना चाहूँगा, भारत अच्छा, का एक मिनट वो मैं आज से पहले कि आप बोले, आपने कहा कि नए लोगों को मौका देना चाहिए। इनसे कम से कम वो शरद पवार जी की अकाउंट नंबर तो पूछ लीजिए, वो ले लेंगे बाद में बाहर। स्विस बैंक का अकाउंट नंबर इनसे पूछ लीजिए, वहां से काला धन आया वो बिल्कुल हम दरअसल क्या है ना, हम कबीर दास को मानने वाले लोग थोता थोता उड़ा देते हैं, जो अनाज रह जाता है उसे रख लेते हैं। दूसरी तरफ जो इनके इन्होंने पास सलमान खुर्शीद जी की फाइल थी, वो फाइल वाइल सब आपको दे दी है कि नहीं दे दी? वो थोता अनाज था। थोता अनाज था। चलिए, हम देखिए, ये सच्चाई है, नए लोगों को अवसर दिया है, लोग जीत के आए हैं, राजनीति में बदलाव दिल्ली में हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा, मैं पीएम साहब के बारे में कहना चाह रहा था। देखिए, मोदी जी, फिर सर आप कई बार ऐसी बातें करते हैं कि आप मुझे मजबूर कर देते हैं। नहीं, आप कहते हैं दिल्ली में बदलाव देखने को मिल रहा है, और आप ही और कांग्रेस के प्रवक्ता जो है गलत चिल्ला कह रहे दिल्ली में इन्होंने शराब घोटाला कर दिया, दिल्ली में इन्होंने कांग्रेस के लोग नेताओं ने खुद कहा कि इसके लिए इनको जेल होनी चाहिए। अब ऐसी बातें बोलते हैं तो मैं उस पर जवाब दूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं जवाब देना चाहूंगा। मुझे समय देना है, आप बोलिए। नहीं, देखिए, जब लेन देन ही नहीं हुआ, जब वो पॉलिसी निरस्त कर दी तो घोटाला का आएगा? भाई, पॉलिसी निरस्त कर दी। आप आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी को चंदा मिला, तो भैया अभी भारतीय जनता पार्टी की चंदे की लिस्ट आने वाली है, उसमें देखना कैसे कैसे नाम निकलने वाले हैं। और वो पवन खेड़ा जी तो लगातार उसके ऊपर बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, 1-2 दिन में पीसी होने वाली है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी को मिले चंदे के ऊपर अगर मुख्यमंत्री को जेल भेजना है, तो फिर आप देखिए देश में कितना बड़ा समस्या पैदा होने वाली है। कौन सा मुख्यमंत्री बचेगा जो जेल नहीं जाएगा? इस आधार पर तो सारे मुख्यमंत्री जेल चले जाएंगे। ओके, बात विषय पे आता हूं। ब्रांड मोदी इसलिए है कि वो प्रधानमंत्री हैं, उनके पीछे भारत की शक्ति है, उनको विदेश में सम्मानित इसलिए किया जाता है। जापान, यूएई, अन्य देश उनको अपने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से इसलिए सम्मानित करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ब्रांड बने हुए हैं दुनिया के अंदर। चौधरी चरण सिंह जी तो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री थे, वो भी ब्रांड हैं। उनके ब्रांड को भी स्वीकार करते हुए गत दिवस भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न से सम्मानित किया। हर प्रधानमंत्री भारत का ब्रांड अपने समय पे होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसको भी सम्मानित किया, नरसिम्हा राव जी को भी किया, तो वो भी एक ब्रांड थे। वो तो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। लेकिन अगर आप 370 और 400 का जो नंबर भाजपा के द्वारा दिया जा रहा है, उसका विश्लेषण करोगे तो वो सत्य से परे है। ठीक है, कहां से सीटें बढ़ेंगी? क्या पश्चिम बंगाल में बढ़ेंगी? मुझे लगता खाता नहीं खुल पाएगा। क्या 63 सीटें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को? वर्तमान जो परिस्थितियों ने जिस प्रकार से आकार लिया है, टीएमसी कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, इनके लिए 16 सीटें, हाँ, इनके लिए 16 सीटें दोबारा से ले पाना संभव नहीं है। तभी कांग्रेस वाले संदेश खाली पे चुप थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस का जो गठबंधन बना है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में पहले जैसी परिस्थितियां नहीं है। तभी जो है कांग्रेस के लोग संदेश खाली पे चुप थे, और ऐश्वर्या राय पे समाजवादी पार्टी भी तभी चुप थी क्योंकि सीटों का अलायंस हुआ। लेकिन ठीक है, आपने जो सवाल उठाया वो इंपॉर्टेंट सवाल है प्रेम जी, उसका जब मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ, लेकिन प्रेम जी से एक जवाब लेकर आऊंगा। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक चीज में जो आपने कहा ना, मैं सिर्फ एक चीज जोड़ रहा हूँ, वो ये कि जनवरी 2023 में, अभी पिछले महीने ही, मूड ऑफ द नेशन एक सर्वे है, राष्ट्रव्यापी सर्वे है। उस सर्वे में 47% लोगों ने नरेंद्र मोदी को पसंद किया था। 47% लोगों ने। दूसरे तीसरे नंबर पे जो लोग थे बहुत पीछे थे। और उससे पहले एक और सर्वे हुआ था, वो पिछले साल 15 अगस्त को सर्वे हुआ था, और उस सर्वे में लोगों ने यह कहा, 33% लोगों ने कहा कि 75 सालों में नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री। उन्होंने 75 सालों में माना। दूसरे नंबर पर नेहरू जी थे 13% वोट के साथ। तो यह एक बड़ी बात है। ब्रांड मोदी, आप इसमें कोई दो राय नहीं, नरेंद्र मोदी आलोचना से परे नहीं है, उनकी सरकार आलोचना से परे नहीं है। आप पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, लेकिन ब्रांड मोदी तो आज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन प्रेम जी, 2-3 मुद्दे जो है बार बार उठ रहे हैं संविधान को लेकर। मैं तो नहीं मानता कि संविधान खतरे में, हर बार हम लोग वोट देते हैं, लेकिन जो कुछ चंडीगढ़ में हुआ उसको लेकर अब लोग कहने लगे हैं कि भाई इसी तरह से आप 370 सीटें जीतेंगे क्या? बार बार ये उसकी बात हो रही है कि चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। ये एक बड़ी चिंता की बात हो जाती है। देखिए, ब्रांड मोदी पर पहले बात कर लेते हैं। ब्रांड मोदी सिर्फ भारत की ही बात नहीं है। मॉर्निंग कंसल्ट एक विश्व का सबसे बड़ा जो है सर्वे एजेंसी है, वो पिछले 2-2.5 वर्षों से विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सर्वेक्षण में पाता है। देखिए, मेक्सिको का राष्ट्रपति कहता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विश्व का पीस फाउंडेशन बनना चाहिए।
और उसका जो है अध्यक्षता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। इजराइल का प्रधानमंत्री कहता है कि आप तो अगर इजराइल में चुनाव लड़ेंगे तो आप चुनाव जीत जाएंगे। उनकी प्रशंसा बाइडेन करते हैं, उनकी प्रशंसा पुतिन करते हैं। विश्व का समग्र नेतृत्व जो है जिसकी प्रशंसा करता है वो वैश्विक ब्रांड है, एक बात। दूसरी बात, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ तो ऐसी दशा थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण चुनावी भ्रष्टाचार उनका चुनाव निरस्त कर दिया। उन्होंने अपने चुनाव को जो है स्वयं ठीक करके आपातकाल लगा दिया। तो संविधान को किससे खतरा फॉलो करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं फॉलो करेंगे। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपातकाल से लड़कर भारत को आपातकाल से मुक्ति दिलाने वाले नेतृत्व मंडल में से हैं। 4 लाख लोगों को जेल में ठूंस दिया था इंदिरा गांधी ने, और परिवर्तन की बात इन्होंने कही कि बहुत परिवर्तन हो गया था। बीच में भी इंदिरा गांधी से माफी मांगे। बीच में क्यों बोल रहे हैं साहब देवव्रत जी? कभी गलत बात है, कभी नहीं मांगी। अटल जी ने तो माफी मांगा, उन्होंने मांगा। कभी कोई माफी नहीं मांगी, कभी कोई माफी नहीं मांगी। स्थिति ये है कि माफी मांगी केजरीवाल ने अरुण जेटली से नाक रगड़कर, माफी मांगी अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी से नाक रगड़कर, माफी मांगी कपिल सिब्बल से नाक रगड़कर। और बदलाव की बात कर रहे हैं ना, बदल गए। ये लोकपाल लाने वाले थे, कहां ले आए साहब? कहां आ गया लोकपाल? कहा आरोप लगते ही जो है दिल्ली कह रहे थे ना, आरोप लगते ही सुप्रीम कोर्ट ने काम करने का आदेश मैं सुन रहा था ना आपको, इतनी व्यग्र क्यों हो रहे हैं मित्र? इतनी व्यग्रता सुन लीजिए फिर मैं। देखिए, ये कह रहे थे कि आरोप लगते ही शीला दीक्षित को त्याग पत्र दे देना चाहिए, सोनिया गांधी को त्याग पत्र देना चाहिए। जेल में चले गए जेल मंत्री, लेकिन टूटे और जेल मंत्री जेल में जाने के बाद भी कामयाब नहीं हुआ। जेल में हमारे मंत्री हैं, दिल्ली सरकार को नहीं होगा। ठीक है, मैं ऑडियंस को भी ले लूं इनकी बात। जेल में चले जाने के बाद भी जेल मंत्री और मनीष सिसोदिया रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बताते थे। रेपिस्ट से मसाज करा रहे हैं, उसको थेरेपिस्ट बता रहे हैं। और ये शराब की घोटाले की भाई देख लीजिए, दिल्ली में हर माह 14% की दर से शराब का कंजम्पशन बढ़ता चला गया, एक पर एक बोतल फ्री। लेकिन इनकी ये शराब प्रेम जी और आप जब पाठशाला खोलने का बात करके आए थे, सरकार मधुशाला खोल दी, आपने दवाइयों में घोटाला कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक मरीजों में घोटाला कर दिया, मरीज में घोटाला, दवा में घोटाला, पाठशाला में घोटाला, हर जगह साहब। आप तो आए थे घोटाले खिलाफ लड़ने साहब। मुझे ऑडियंस पे भी जाना है, लेकिन एक बात बार बार जो सवाल उठ रहा है, मुझे लगता है जो भाटी जी ने कुछ गंभीर मुद्दे उठाए थे वो भी, और वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार जो है एक तरफ हो जा रही है, मतलब कुछ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, आम लोगों कुछ भाटी जी ने कुछ कर्ज, देश पे कर्ज इतना बढ़ गया, ये सारे इश्यूज जो हैं वो कह रहे हैं आपके खिलाफ मुद्दे इतने सारे। साहब 80 करोड़ जिनको मुफ्त पे राशन जा रहा है, अडानी घर है कि अंबानी घर है? गरीब को अडानी घर में जा रहा है, किसके घर में जा रहा है भाई 80 करोड़? 4 करोड़ जो मकान बने अडानी का बना कि अंबानी का बना? 13.5 करोड़ लोगों के घर में हर घर नल से जल गया, अडानी के गया कि अंबानी के गया? 50 करोड़ लोगों को जो है वो मुफ्त में आयुष्मान कार्ड मिला, अडानी को मिला कि अंबानी को मिला? 2.5 करोड़ लोगों को बिजली मिली, अडानी को मिला कि अंबानी को मिला? 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला, अडानी को मिला कि अंबानी को मिला? 10 करोड़ लोगों को रसोई गैस देकर जो है उनकी धुएं से महिलाओं की मुक्ति मिली, अडानी को मिला कि अंबानी को मिला? ये तो मुझे बता दीजिए, इस देश में 1947 से 2014 तक क्यों नहीं हो गया? रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, यही बात ठीक है। मैं ऑडियंस के पास, सर मैं ऑडियंस के पास आ रहा हूँ, मैं ऑडियंस के पास जा रहा हूँ, एक एक करके ऑडियंस। लोगों ने ओके फायदा लिया। ओके पाठक जी एक मिनट, पाठक जी एक मिनट, ऑडियंस की तरफ से कुछ सवाल ले लेते हैं ताकि ऑडियंस के मन में जो बात हो, इधर से शुरू करिए जी। हाँ, इधर से माइक दीजिए, एक एक करके मैं सबके पास आऊंगा। आपका सवाल किससे पूछिए, और ब्रांड मोदी आपको लगता है कि है कि नहीं है? सर मैं ब्रांड, आप खड़े होकर प्लीज बोलिए अपना परिचय। ब्रांड, मेरा नाम राजमणि कुमार है और मैं मोदी की गारंटी की बात आप कर रहे हैं और 2 टूक की बात कर रहे हैं, तो मैं 2 टूक में ही सवाल पूछना चाहता हूं। ब्रांड मोदी की बात कर रहा हूं कि यदि ब्रांड मोदी जी की गारंटी है तो यहाँ से जाने वाले पूर्वोत्तर राज्यों में जो ट्रेनें हैं जाती है, अभी तक आप 2-3 महीने के बाद की भी टिकट करवाओगे तो टिकट क्यों नहीं मिल रही है, वेटिंग में होता है? ये मोदी की गारंटी में मुमकिन क्यों नहीं हुआ कि टिकट अवेलेबल हो? ठीक है, पहली बात ये सर। और भी सवाल है मेरा, 2 टूक में ही सवाल पूछ रहा हूं कि यदि मोदी है तो मुमकिन है तो वोट
बैलेट पेपर पे क्यों नहीं मुमकिन है, ये मुझे बताएंगे। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। एक सवाल और है मेरा से। एक सवाल था, लेकिन आपने दो चले, तीसरा भी पूछ ले जल्दी से, लेकिन फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यदि मोदी है तो मुमकिन है तो शिक्षा पर क्यों नहीं वोट मांगा जाता है सर? जो भारत की जो विकास होगा वो शिक्षा पर होगा। इतने शिक्षा बेहतरीन रूप से शिक्षा, मतलब जिस तरह से दिल्ली में। 3 सवाल आपके हुए, तीनों सवालों का रिस्पॉन्स जो है करेंगे मुझे लगता है प्रेम जी। और अगला सवाल इधर से। नमस्कार, मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मेरा सवाल इंडी अलायंस के प्रवक्ताओं से है। इन्हें लगता है कि मोदी सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। अगर ऐसा है ना, तो जो जिन राज्यों में इंडिया अलायंस की पार्टी की सरकार है वहां एमएसपी की गारंटी नहीं कर देते हैं। स्टेट वैसा का है ना एग्रीकल्चर, वहां क्यों नहीं कर देते? वहां क्यों बिजली के बिल माफ नहीं कर देते? वहां क्यों पेंशन नहीं दे देते? दूसरा सवाल, आज संदेश खली में जो हिंदू महिलाओं से अत्याचार हो रहा है, इंडिया अलायंस का एक भी नेता उस पर बात करने की इच्छा नहीं रखता है। ये आपकी मतलब एक समुदाय विशेष को अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने की आपकी विचारधारा कब तक चलती रहेगी? ठीक है, महिलाओं को दीजिए कुछ। हाँ जी। मेरा नाम छाया है, मैं स्टूडेंट हूँ। मैं सर से, भाटिया सर से पूछना चाहती हूँ कि आप जो कहते हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में कि मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो 70 साल से जो आपकी ये सरकार थी, इन्होंने क्या कर दिया था रोजगार के लिए? कोई तो महंगाई तब भी थी, बेरोजगारी तब भी थी सर। वैसे 70 साल तक इनकी सरकार नहीं थी, लेकिन हाँ सरकार के कंधे पे जरूर थे कुछ साल तक, इसमें कोई दो राय। और जो आप कह रहे हैं कि अभी किसानों की हत्या हो रही है, मोदी, इसका ब्लेम भी जो आप मोदी जी पे कह रहे हैं, तो ऐसे तो सर मुलायम सिंह यादव ने भी जो उन पे राम मंदिरों पे जो भक्त गए थे उन पे भी वो गोलियां चलाई थी, तब तो आप लोग बहुत चुप थे। हाँ, मैं सबके जवाब लूंगा, एक बार सवाल हो जाए। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रिंसेस विशु श्रेया सिंह है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि मोदी जी की सरकार आएगी कि नहीं, उस पर मैं कहना चाहती हूँ कि सबके सपने मोदी जी ने पूरा किए हैं। जैसे कि लाखों करोड़ों हिंदुओं का सपना था राम मंदिर, उसको पूरा किया मोदी जी ने। श्याम प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था 370 हटाने का, उसको पूरा किया मोदी जी ने। और साथ ही में राजीव गांधी जी का सपना था, ऐसा सोनिया जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि जो है महिला आरक्षण बिल पास हो जाए, उसे पूरा किया मोदी जी ने। तो जब सबके सपने मोदी जी पूरा कर रहे हैं तो सरकार भी तो मोदी जी की ही आएगी। ओके, चलिए यहाँ से एक दो सवाल, फिर मैं आऊंगा, इन सवालों का जवाब हो जाए। अशोक जी, मेरा नाम तिलक सिंह है जी, और मैं एक आम जनता की हैसियत से आदरणीय पाठक जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। आम जनता की हैसियत से आम आदमी पार्टी से? बिल्कुल मैं आम आदमी की हैसियत से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछना चाहता हूँ और बड़ा शुद्ध राजनीतिक सवाल पूछना चाहता हूँ आम पब्लिक के नाते। सर, आपने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए आप करप्ट पार्टियों के साथ भी हाथ में हाथ मिला के आप सरकार बनाना चाहते हैं। एक तो ये नहीं समझ में आया, दूसरा ये कि ये कौन सा लोकतंत्र है कि 7 ईडी के समन जा चुके हैं। केजरीवाल जी ने अगर कुछ नहीं किया, एकदम पाक साफ है, रोज दूध से नहाते हैं, तो वो ईडी के सामने जाते क्यों नहीं है? अच्छा, आप, ये मेरा सवाल है, ये शुद्ध राजनीतिक सवाल है, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, मैडम का सवाल हो जाए, फिर मैं इन जवाबों। मेरा नाम त्रिवेणी जादौन है सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। सर, आपने बोला कि महंगाई जो है, महंगाई के ऊपर भी आपने बोला कि किसानों के लिए, हर चीज़ के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो सर आप एक बात बताइए, आप दिल्ली में या बाहर भी रहते थे, एक मकान की कीमत कितनी थी? एक जो मकान आपने 5,000 का खरीदा, आज वो कितने का है? कम से कम 70 लाख का, 80 लाख का। तो जब हर चीज़ पे महंगाई हो रही है तो सर अगर धीरे धीरे थोड़ा बहुत अगर कहीं बजट जाता भी तो उसमें क्या दिक्कत है? ओके, ठीक है। पाठक जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कुछ सवाल आपकी तरफ आए। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है जो, हाँ बैठिए, मैं एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। सोशल मीडिया पर आजकल जो है भगवंत मान जी का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पंजाब में हमारी सरकार आ जाएगी तो हम पंजाब के किसानों को एमएसपी दे देंगे, हमारी पंजाब में सरकार बना दीजिए। अब पंजाब में उनकी सरकार है, वो कहता है कि एमएसपी तो केंद्र सरकार देगी। देखिए, किसानों का जो डिमांड है, पंजाब के जो राज्य का जो सीमा है, राज्य अपने सीमा से, राज्य का काम है खरीदारी ईमानदारी से करना, ठीक है। पंजाब राज्य देश में सबसे ज़्यादा ईमानदारी से खरीदती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हरियाणा, तीसरे नंबर पर वेस्टर्न यूपी। मैं बिहार से आता हूं और मैं किसान हूं। मैं आपको बता देता हूं कि किसान जो 25 रुपये किलो, अगर 2500 का क्विंटल अगर गेहूं का मान लीजिए, या 2400 रुपये का अगर रेट है, तो किसान 1800 रुपये पहले व्यापारी को बेच देता है। व्यापारी का कार्ड बना हुआ। सर आपको बताइए, मैं पैक्स का मेंबर भी हूँ, मैं पैक्स का मेंबर भी रहता हूँ, वोटिंग मेंबर भी हूँ, और पिछले बहुत दिनों से हमारा चल रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे गाँव में भी पैक्स है, ब्लॉक है, तो वहाँ पे देखते हैं कि जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोग अनाज इकट्ठा किए और बेच देते हैं। बिहार में 2% लोगों को भी एमएसपी नहीं मिल पाता है। देश में पंजाब के किसान ले पाते हैं। अब सरकार लोगों का, किसान का डिमांड है। एक बात जान लीजिए, आप लोग यूथ हैं, आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कि
अल्टीमेटली हम लोगों को किसान सिर्फ मनुष्य के लिए अनाज नहीं, किसान पशुओं के लिए, जिसको आप गौ माता कहते हैं, गौ माता भी जो है चारा खाती है, वो भी किसान उत्पादन करता है। और हम जो खाते हैं, आप जो खाते हैं, हम कोई प्लास्टिक के दाने किसी फैक्ट्री के कोको कोला पी के हम नहीं रहेंगे। अनाज खाना किसान के साथ आप अनपॉलिटिकल होकर के किसान का साथ दीजिए, किसान के साथ आइए। सरकार से और किसान में कोई झगड़ा नहीं है, हम सबका अधिकार है कि हम मांगे सरकार से। पाठक जी सुनिए, भाटी जी ने भी कहा, आपने भी कहा, मुझे बताना नहीं चाहिए, मेरे भी दादाजी किसान थे और उनमें से जितने लोग बैठे हैं वो सब किसान परिवारों से होंगे। मैं किसानों की समस्याओं को लेकर, उनकी समस्या है उसके लिए सरकार को, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं जो सवाल आया था आपका, और उस संदर्भ में मैंने जो सवाल किया था, वो सवाल ये था कि आप सरकार में आने से पहले आपने कहा था कि एमएसपी आप पंजाब सरकार, तो भगवंत मान जी को क्या ये नहीं पता था कि एमएसपी वो नहीं दे सकते? मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं क्योंकि चुनाव में वादे करते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं, आप ही कहते हैं मोदी जी ने वादे पूरे नहीं किए। तिलक जी का पहले जवाब देने दीजिए। चलिए आप तिलक जी ने अभी कहा, तिलक जी ने कहा अभी, तिलक जी आप हमारे साथ आ जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तिलक जी ने कहा कि भ्रष्टाचार वाली पार्टी के साथ चले, क्योंकि हमको लगता है जब हम सरकार में आए, सत्ता में, और ईडी का रोज नोटिस, अब क्या आप चाहते हैं कि सरकार नोटिस भेज दे किसी विरोधी को और सरकार वहां जाकर के हमारे एक नेता 5 एमएलए लेके पहुंच जाए, दूसरा विधायक 5 एमएलए लेके पहुंच जाए, तीसरा पहुंच जाए, उसके बाद आप उसको मतलब मिटा दीजिएगा, कहिएगा कि एकदम फ्री है, इनकी सरकार टूट गई, कहानी खत्म हो गया। आप भारतीय जनता पार्टी जो पहले कांग्रेस मुक्त करती है, तमाम कांग्रेस के नेताओं को तोड़ के अपने मिला लेती है, कहती है कांग्रेस मुक्त। अरे कांग्रेस जो लिखा हुआ है शब्द कांग्रेस नहीं ना, कांग्रेस के करप्शन और कांग्रेस की अच्छाई उसके नेता हैं, उसको आप नेता आपके तरफ आ गया। कांग्रेस जो कागज पर लेटर हेड में है, लेटर हेड खराब है क्या? मतलब कांग्रेस का जो करप्ट नेता थे वो ये ले गए, आपके पास कांग्रेस। मतलब देश की जनता समझ रही है सर, मतलब देश की जनता समझेगी, मतलब देश की जनता जितने करप्ट लोग थे, करप्ट लोगों को आपने ले लिया, भारतीय जनता पार्टी में चला गया, उसको आप लोग, असल बात है आप लोग यूथ हैं, एक बात समझिए कि करप्ट पार्टी को छोड़, हमको लगता है कि भस्मासुर या उससे भी बड़ा राक्षस सामने में खड़ा है दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, तो हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। ओके, चलिए हमको अपना अस्तित्व बताना है, इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि वो संविधान को जिसको आपके हमारे सबके पुरखों ने 200 साल की लड़ाई लड़ी, जो देश आजाद हुआ, आजादी फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के बदले अडानी इंडिया कंपनी के हाथों में जाने वाला है। इसलिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। मुझे लगता है इस देश की जनता को इतना नादान नहीं समझना चाहिए किसी को भी कि इस देश के सारे अधिकार एक उद्योगपति ले जाएगा, देश की जनता समझेगी नहीं, देश की जनता समझेगी। और अगर आप जो बात कह रहे हैं अगर वो कन्विंसिंग होगी तो 24 में उसका असर दिखेगा, लेकिन 24 में अगर इसका असर नहीं दिखता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो नैरेटिव बना रहे हैं उसको जनता स्वीकार नहीं करती। वो मुझे करना चाहिए, स्वीकार करने क्या? लड़ने वाले रोज लड़ेंगे, 35 करोड़ आबादी में सर आप लड़िए, उससे इनकार नहीं है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्पणी दुष्यंत जी की तरफ से आई थी, फिर मैं भाटी जी आपके पास आऊं। उन्होंने कहा माल वाले सारे चले गए कांग्रेस के, अब गांधीवादी रह गए, तो कौन माल वाले चले गए? अजीत दादा पवार चले गए, संदीप दीक्षित गए क्या? और आप एक बात बताइए, जितने थे संदीप दीक्षित तो यही है, चर्चा में थे, उस सब अजय माकन गए कि उन पे आरोप लगाया था। वॉशिंग मशीन में गए तो दाग वाले थे, उधर से निकले तो उनके कपड़े उजाला। कमलनाथ जी जाएंगे? मुझे तो लगता है जाएंगे, क्योंकि वो भी माल वाले हैं 100%। ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, अच्छा, कमलनाथ भी माल वाले कह रहे, कमलनाथ भी जाएंगे। और कौन? गांधी को सबसे बड़ा करप्ट कहा था, तो वही है। किनको कहा था? सोनिया जी को। आम आदमी पार्टी ने पूछिए। नहीं, अरे ये तो ऑन रिकॉर्ड है, सुनिए बाकी सब गलत जानकारी। अच्छा, गलत जानकारी दे दी गई थी, ठीक है, गलत जानकारी। पाटी जी सवाल आपके लिए भी आए कुछ। पढ़ा लिखा IITN मुख्यमंत्री है देश में, उसका एक मिनट सर, एक ताली इसके लिए बजनी चाहिए आज कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थकों के बीच और आम आदमी पार्टियों के बीच जो इलू चल रहा है, मुझे लगता है एक ताली उसके लिए भी बजनी चाहिए। भाटी जी, ये इलू ही मोदी जी को ढीलू चलिए। उसमें गुड़िया ने 2 सवाल उठाए थे। एक तो कहा कि मैंने कहा कि मोदी जी ने 700 किसान मरवा दिए, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मोदी जी की वजह से 700 किसानों की मौत हुई, उन्होंने नहीं मरवाई। ओके, ठीक है, कोई बात। जवाब दे रहा हूं विस्तार से। हाँ, किसान, देश का किसान देश की राजधानी में क्यों नहीं आ सकता? जब कांग्रेस की सरकार थी तो अन्ना हजारे के नेतृत्व में और रामदेव के नेतृत्व में दिल्ली में आंदोलन हुए थे कि नहीं हुए थे? बड़े बड़े आंदोलन हुए थे, रामलीला मैदान भर गया था।
सरकारों को इतना लोकतांत्रिक रहना चाहिए। और रामदेव जी कैसे भागे थे जनता जान को बचा के सर? नहीं वो तो खुद ही भागे थे, उन्हें किसी ने लाठी वो डर गए खुद ही। सोते लोगों पे लाठियां बांधी भाई। लोकतंत्र में सरकारों के अंदर इतनी लोकलाज रहनी चाहिए कि जनता राजधानी में आके अपनी आवाज उठा सके। तो सर आपने अयोध्या जाने से क्यों रोका था? जनता अयोध्या जाने से क्यों रोका था मुलायम सिंह? बता रहा हूं मैं, जवाब एक सवाल का दे दूं। देश की राजधानी में आने से रोक दिया, वो सड़क पे बैठ गए, चाहे वो कोरोना की वजह से हुई। अशोक जी ने कहा मैं मानता हूं कुछ मौतें कोरोना की वजह से हुई, चाहे खांसी जुकाम से हुई, चाहे बीमारी से हुई, लेकिन उनकी वजह से हुई। अगर उन्हें ना रोका जाता तो आज हमारे बीच में जिंदे होते। दूसरी बात, रोजगार की बात आपने की। पहले की सरकारों में रोजगार मिलता था। इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार 3 विभाग देते थे, रेलवे, सेना और दूरसंचार विभाग, डाकतार विभाग। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने कोई से विभाग में भर्ती नहीं हुई है। सेना को भी ठेके पे कर दिया, रेल तो ठेके पे चली रही है, सेना भी ठेके पे है। उनकी बात है नहीं, आपको जानकारी नहीं है? 4-4 साल के ठेके पे सैनिक रखे जा रहे हैं। उनमें से कई ने तो सुसाइड कर लिया जब नौकरी छुट्टी है। अच्छा, और आपने सवाल पूछा अयोध्या जाने से। अयोध्या में आंदोलन करने नहीं जा रहे थे, अयोध्या में कुदाल फावड़े ये आप गलत कह रहे हैं। ना बिल्कुल तोड़ने जा रहे थे सर। ना 1990 में जब गोली चली थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। 1990 में जब गोली चली थी तो उसमें 90 की बात कर रहा हूं, 90 में गोली चली थी तो वो सिर्फ आंदोलन करने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम कार सेवा करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया गया था। वाह, सुप्रीम कोर्ट ने। और जिस व्यक्ति ने नहीं, 90 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश गोली चलाने का आदेश दिया था, उसको राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष है। भाटी जी राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष है। भाटी जी 90 भाटी जी एक मिनट, वो भी गलत जानकारी है सर। नहीं, गृह सचिव नहीं थे वो सर, गृह सचिव नहीं थे सर। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ सर। नहीं थे सर वो। आप क्या बात सर? नहीं थे सर वो। चलिए मैं वो करूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं 90 की बात कर रहा हूँ। गोली 90 में चली थी और 90 में सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं था कि वहां पे, या 92 की बात करें, 92 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। बहरहाल प्रेम जी रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि जो सवाल आपकी तरफ भी आए और वो कह रहे हैं कि भाई ये जो अगर ये किसान दिल्ली आना चाहते हैं, आप उनको आने देते, आपने उनको रोका, उसकी वजह से जान गई। किसी किसान को जो है आंदोलन के लिए, आप ट्रैक्टर लेके जो है, ट्रैक्टर किस लिए होता है साहब? कृषि कार्य के लिए होता है। वो ट्रैक्टर लेके आप जो है दिल्ली में घुस जाएंगे। यात्रा के लिए भी होता है। दिल्ली में ट्रैक्टर किस कार्य के लिए होता है? यहाँ खेत जोतने वाले हैं। अटल बिहारी, अजीब है। माननीय अटल जवाब आ जाए फिर आप कैसे व्यग्र हो जाते? मेरे बोलते ही व्यग्र होते। उनका जाओ, एक मिनट गए, उनका जाओ सुन लीजिए। अब इनकी दशा, इन्होंने कहा एमटीएनएल का, एमटीएनएल को जो है निजीकरण हमने कर दिया। देवेगौड़ा की सरकार ने किया, जिसमें मुलायम सिंह यादव मंत्री थे। एमटीएनएल का कब हुआ प्राइवेटाइजेशन? चेक कर लीजिए। आप अपनी सरकार की चीज हम पे डाल रहे हैं। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कहाँ हुआ? कुछ ट्रेन चली है, बाकी रेलवे है, और रेलवे में भर्ती हुई है। अभी इसी वर्ष 2023 में, बीते वर्ष में रेलवे में भर्तियां हुई है। अब ये भी सामने लीजिए, ये कह रहे रेलवे भर्तियां हुई है, रेलवे में भर्तियां हुई है। अच्छा रुकिए, ऑडियंस की आप जिस प्राइवेटाइजेशन की बात है, कैटरिंग का प्राइवेटाइजेशन कब हुआ? कब हुआ? कांग्रेस की सरकार में हुआ। कैटरिंग का प्राइवेटाइजेशन हुआ। वहां की जो हाउस कीपिंग का प्राइवेटाइजेशन है, ये सारा कांग्रेस के जमाने का है। ओके, आप भूल गए। एक प्रश्न उनकी तरफ से बिल्कुल उनके सर 3 प्रश्न आए थे, उस पर उनके प्रश्नों का भी उत्तर दे रहा हूँ साहब। आप रेलवे जो है 47 से 2014 तक सर, जो है, सुन लीजिए, 5% इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब कितना हुआ था सर? 5% इलेक्ट्रिफिकेशन। टेक्नोलॉजी कब से आगे पड़ी थी? नहीं। और आज जो है 90% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। कितने घंटे गाड़ी लेट चली है? 36 घंटे एक गाड़ी लेट चल रही है। रेलवे का वैगन की फैक्ट्री 36 घंटे लेट। एक मिनट को बात पूरी कर मुझे। रेलवे फैक्ट्री जो है, कोच फैक्ट्री जो है रायबरेली में लगाने की बात 2005 में हुई, 2014 तक नहीं लगी। आज रेलवे के कोच कहां बन रहे हैं भारत में? रेलवे का जो ट्रैक्स का बढ़ाने का काम कब हुआ? मोदी जी के कार्यकाल में। इलेक्ट्रिफिकेशन कब हुआ? मोदी जी के कार्यकाल में। ट्रेन को वेग कब मिला? मोदी जी के कार्यकाल में। बुलेट ट्रेन के लिए एक्विजिशन कब हुआ? मोदी जी के कार्यकाल में। मेट्रो सबसे अधिक किसके कार्यकाल में बनी? मोदी जी के कार्यकाल में। तो स्वाभाविक तौर पर हम काम कर रहे हैं, रातों रात तो नहीं होगा। 47 से 2014 तक सिर्फ आपने रेलवे के सरकारीकरण के अलावा क्या किया था? ओके चलिए, मैं फिर कह रहा हूं, रेल की बात चल रही है। अभी आरटीआई लगी, उसमें यह बताया गया कि 2014 से लेके अभी तक
800 से ज़्यादा ट्रेन चली हैं भारत सरकार के माध्यम से। अभी एक हफ्ते पहले ही RTI की जानकारी दी है रेलवे डिपार्टमेंट ने कि इस 10 साल में 800 ट्रेन चली हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये कहना कि कोई रेलवे में काम नहीं हुआ या यात्रियों के लिए सोचा नहीं जा रहा, सोचा जा रहा है, किया जा रहा है। हमारे सामने सबूत है, वो भाई बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं 3 महीने का टिकट नहीं मिलता। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेलवे का किराया कई गुना बढ़ गया है प्राइवेटाइजेशन। प्लेटफॉर्म टिकट कितना बढ़ गया? प्लेटफॉर्म टिकट 10 गुना महंगा हो गया। ठीक है, सीनियर सिटीजन को छूट मिलती थी, वो खत्म कर दी। रेलवे में मैं आपको बताता हूँ, पटना दिल्ली राजधानी में 1220 रुपए में टिकट था और कोई सुविधा नहीं हुआ है। अभी 2400 रुपए का टिकट है रेलवे का, थर्ड एसी का। ठीक है, तो किराया इन्होंने डबल कर दिया। बुलेट ट्रेन 10 साल 70 साल का ये दावा करते हैं, 10 साल में क्या किलोमीटर बुलेट ट्रेन चला है? कहां भी चाहे बुलेट ट्रेन। सुनिए, मैं ओवर शूट कर रहा हूं, मुझे वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मेरे साथ कोमल जी हैं। और कोमल जी, क्योंकि ब्रांड मोदी की आज हमने बात की थी और कोमल जी ने कुछ कविताएं लिखी है, उनमें से चाहूंगा एक कविता जो है वो यहाँ पर हमारे सामने सुनाना चाहते हैं। उस कविता के साथ अंत करेंगे। कोमल जी, आप ब्रांड मोदी को मानती है, यकीन करती है? क्यों यकीन करती है? बिल्कुल मानती हूँ। क्यों यकीन करती है? क्योंकि इन 10 वर्षों में जो मैंने बदलाव देखा है वो बहुत बड़ा अनुभव है और उसको कुछ भी शब्दों में हम कहें कि नहीं मानते या नहीं मानते, पर उसको मानना पड़ेगा। वो बदलाव आया है। क्या बदलाव आया? बदलाव बहुत बड़ा है, सुरक्षा है। और जिस तरह से मैं मेरठ से आती हूँ और यूपी में जिस तरह से वहाँ पे दंगे बहुत हुआ करते थे, मोदी जी और योगी जी के आने के बाद हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रेम भाव के साथ रह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि बार बार ये कहा जा रहा है रोजगार नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि सरकारी नौकरियां शायद ना हो, लेकिन आप जिन व्यवसायियों की बात कर रहे हैं वो खुद मेहनत करके प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करते, वो लोगों को अपने यहाँ नौकरियां देते हैं, तब कोई भी जो सामान है। कोमल जी, डिबेट लंबी हो जाएगी क्योंकि फिर भाटी जी कुछ कहेंगे, लेकिन एक कविता जो आपने वादा किया था वो हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। ब्रांड मोदी पर कोमल जी की कविता के साथ इस कार्यक्रम का अंत करेंगे। भारत की गद्दी पर बैठा कर्म योग का योगी, भारत की गद्दी पर बैठा कर्म योग का योगी, डर के थर थर लगे कांपने पाखंडी और ढोंगी छा गए घर घर मोदी, गूंजता हर हर मोदी। आप भी गाइए, छा गए घर घर मोदी, गूंजता हर हर मोदी। बेईमानों ने लगा लिए काले धन के अंबार, बेईमानों ने लगा लिए काले धन के अंबार, छापों से बचने को चोर मचाए हाहाकार, अरे छापों से बचने को चोर मचाए हाहाकार, छा गए घर घर मोदी, गूंजता हर हर मोदी, छा गए घर घर मोदी, गूंजता हर हर मोदी। एक और बहुत बड़ा काम जो मोदी जी ने किया कि हटा 370 जग को दिया है ये संदेश, हटा 370 जग को दिया है ये संदेश, एक झंडे एक संविधान से चलेगा पूरा देश, एक झंडे एक संविधान से चलेगा पूरा। बिल्कुल, एक झंडे एक संविधान से चलेगा पूरा देश, ये तो बात सच है। और कम से कम राम मंदिर से लेकर, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, चाहे राम मंदिर हो, 370 हो, या फिर भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई, ये तमाम चीजें तो हैं जिसके बाद बीजेपी आज कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। विपक्ष जो है अब गोलबंद भी हो रहा है, सीट शेयरिंग भी हो रही है। भाटी जी ने उसके बारे में बताया, दुष्यंत जी ने, पाठक जी ने उस पर सवाल उठाए। ये तमाम सवाल जनता के बीच में चुनाव के दौरान उठेंगे, पूरे जोर शोर से उठेंगे। फैसला जनता करेगी। ब्रांड मोदी अभी तक तो है, 24 में जनता ही तय करेगी ब्रांड मोदी है कितना बड़ा है, और वो ब्रांड मोदी कब तक चलेगा, इसका फैसला आप लोग करेंगे, जनता करेगी। फैसला आप ही लोगों को करना है। लेकिन आज समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सबका आने के लिए, सभी मेहमानों का, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। 2 टूक में आज बस इतना है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।